किया था। माननीय सदस्य श्री रोहित मियाँ जी, आप अपना प्रश्न। माननीय सदस्य श्री सुफल उनियाल के द्वारा सदन में देश में बढ़ रही रोहित उनियाल। माननीय सदस्य श्री सुफल उनियाल के द्वारा सदन में देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर अल्प सूचना का नोटिस दिया गया था। श्री सुफल उनियाल जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सदस्य श्री सुफल उनियाल के द्वारा सदन में महिला सशक्तिकरण पर अल्प सूचना प्रश्न का नोटिस दिया गया था। श्री सुफल उनियाल जी, आप माननीय सदस्य, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद महोदय। मैं सरकार से देश में महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति पर सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कोई विशेष योजना या कार्यक्रम शुरू किया है? सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कितना बजट आवंटित किया है? देश में महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या यह भी देश की बढ़ती बेरोजगारी की तरह है जो सरकार से ठीक नहीं हो रही? महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए? क्या आप इस बारे में चुप हैं? देश में हो रहे रेप केसों के बारे में आप क्या कहेंगे? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सरकार से देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर जो सवाल किया है उसका जवाब देते हुए मैं कहूंगा कि वर्तमान में महिला सशक्तिकरण की स्थिति पिछले सरकारों की तुलना में काफी अच्छी है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने विशेष बजट आवंटित किया है, जिसका वितरण विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में दिया गया है। देश में महिला सशक्तिकरण की स्थिति में सुधार हो गया है, लेकिन पिछली सरकारों द्वारा की गई गलतियों के कारण इसमें अभी भी बहुत काम करना बाकी है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि यौन उत्पीड़न अधिनियम और महिला हेल्पलाइन नंबर 1090। पूछ सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं। आप सदन को बताएं, देश में बढ़ रही बेरोजगारी के लिए कौन जिम्मेदार है? देश के करोड़ों युवा आपकी गलत नीतियों की वजह से रोजगार के लिए तरस रहे हैं। वर्तमान में बेरोजगारी की दर 7.83% पर पहुंच गई है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 9.22% पर है। आपकी सरकार क्या सिर्फ उद्योगपतियों को रोजगार दे रही है? रोजगार में आप अपनी नीति सदन में प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। उस वादे का क्या हुआ? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सरकार से देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर प्रश्न किया है। अतः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा रोजगार को लेकर जो कार्य गत वर्ष में हुए हैं
उसका लेखा मेरे द्वारा यहाँ दिया गया है। हमारी सरकार ने बेरोजगारी निवारण हेतु जो कार्य किए हैं उनका ये असर है कि पिछले कुछ सालों में कामकाजी युवाओं की संख्या बढ़ी है। साल 2020-21 में कामकाजी युवाओं की संख्या 52.6% थी, जो 2021-22 में बढ़कर 8.9% हो गई। वहीं 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 56% हो गई। साल 2023 में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भारत की बेरोजगारी दर 3.1% पर पहुंच गई। पिछले 3 सालों में सबसे कम है। आंकड़ेबाजी से काम नहीं चलेगा, धरातल में काम कीजिए। साल 2022 में बेरोजगारी दर 3.6% थी और साल 2021 में 4.5% है। महिलाओं में बेरोजगारी दर साल 2023 में घटकर 3% हो गई है। यह साल 2022 में 3.3% थी और साल 2021 में 3.4% थी। वहीं पुरुषों के लिए यह दर साल 2023 में घटकर 3.2% पर पहुंच गई है। साल 2022 में यहाँ अग्निवीर के बारे में आपका क्या कहना है? साल 2022 में यह 3.7% थी और साल 2021 में 4.5% थी। सरकार के द्वारा देश में बेरोजगारी निवारण हेतु कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा सरकार स्वरोजगार हेतु बैंकों के माध्यम से युवाओं को कई प्रकार के उपलब्ध करा रही है। तथा आपसे अगर कोई काम करवाया जाएगा तो उसके बदले आपको कुछ खाने के लिए भी दिया जाएगा। रहेगा और तथा सिर्फ कैरम बोर्ड और लूडो के अलावा बहुत सारे खेल होंगे। जुर्माना लगाया जाएगा। भाई इसने पूरी आजा भाई आजा बोल ले तू भी। मेरे सभी भाइयों, अगर मैं प्रधानमंत्री हम आते हैं शिक्षा, तो शिक्षा में हम पहले ध्यान देंगे सभी स्कूल में सभी गुरुजियों का, सब मतलब कोई खाली ना हो, सबके कोई ना कोई टीचर हो। उस विषय में हम चर्चा करेंगे। स्वच्छता पे ध्यान देंगे और अनेक बहुत सारे काम होते हैं स्कूल में, जैसे खेल, संगीत और कला होती है, उस पे भी हम बहुत ध्यान देंगे। स्वच्छता पे भी ध्यान देंगे। हमारे बहुत एक्टिविटीज होती है, उन पे भी हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। और डिजिटल जैसे आजकल चल रहा है डिजिटल भारत, तो हम स्कूल को भी डिजिटल बनाएंगे, उस पे भी हम अपने उसका प्रयोग भी करेंगे हम। धन्यवाद। भाई मंत्री स्वीकारते हैं तो मैं अपने स्कूल पे, जो हमारे स्कूल शिक्षा पे सबसे बड़ा ध्यान देंगे हम, शिक्षा पे कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, सभी अपने गुरुजी अब विषय के टीचर है कि नहीं, अगर नहीं है तो वहाँ पे उपलब्ध कराएंगे हम। अनेक विधि जैसे गेम्स, ड्राइंग और म्यूजिक पे अगर कुछ कमी है तो उनको पूरा करेंगे। और दूसरी बात, हम स्वच्छता पे, स्कूल में स्वच्छता बहुत जरूरी है। हम स्कूल से ही अगर स्वच्छ रहेंगे तो बाहर भी हम और लोगों को स्वच्छ कर पाएंगे। तो अगर हम स्कूल में ही स्वच्छ रखेंगे और तो बाहर भी स्वच्छ हो पाएंगे और अनेक कार्य करेंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो हमारे स्कूल में, जैसे कि खेल कूद होता है, तो हम खेल कूद पे भी बहुत ध्यान देंगे। हम यहाँ पे बहुत सारी डिजिटल, जैसे आजकल चल रहा है डिजिटल भारत, तो जैसे कि हम अपने स्कूल पे भी डिजिटल ही रखेंगे। हम जैसे कंप्यूटर का भी वो बोल चलो भाई अब दोनों खड़े जाओ। वोटिंग कैसे? तुम्हारी वोटिंग करवाते हैं।
चलो साहिल जो साहिल का समर्थन कर रहे हो आगे देखो गिरो भाई गिरो ओए कर्मचारी ओए साहिल ये तो तुम्हारे साइड को उठा एक हाथ आप किसान हो आप उठाओ दोबारा वोट तोड़ दे सकते दोबारा नहीं होता साहिल साहिल हो गया भाई साहिल जो है हाथों से जो है पहले इसी को तोड़ेंगे क्या बोल भाई प्रधानमंत्री अगर लेट आ गए ना अगर अरे एक शपथ का प्रारूप अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी अपने पद की शपथ लेंगे। तो बोला मैंने तो शपथ दिलाएगा शपथ सिर्फ मैं बोला मैं बस उसके बाद वो अपने आप बोलेगा हैं? जोर से बोलो एक मिनट है मैं साहिल राज सिंह चौहान संविधान की शपथ लेता हूँ कि मैं विद्यालय की संप्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं विद्यालय में प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। अताकरण से निर्वारण करूंगा तथा मैं भय का पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी छात्रों सर गड़बड़ कर रखा हो लिखा नहीं है ढंग से द्वेष है वो भाव आज हमारे विद्यालय में मंत्री परिषद का गठन किया गया तथा श्री साहिल राज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री का पद हासिल किया। अब वे अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी अपने प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण करेंगे। मैं साहिल राज सिंह चौहान संविधान की शपथ लेता हूँ कि मैं विद्यालय में संप्रभुता और अखंडता का पालन करूंगा। मैं विद्यालय के प्रधानमंत्री के रूप में आपके कर्तव्यों का पालन करूंगा। अताकरण से निर्वाचित करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या तेज के बिना सभी छात्रों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। दूसरे को बता विज्ञान प्राधिकरण में बैठ जा पूरा पर चले जाना बैठ जा तू बैठ जा आप प्रौद्योगिकी मंत्री अपने पद की शपथ लेंगे। मैं विशाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात के बिना सभी छात्रों के प्रति न्याय संगत व्यवहार रखूंगा और संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अभी तू बजाई विद्यालय सुरक्षा मंत्री अपने पद की शपथ लेंगे।
विद्यालय सुरक्षा मंत्री अब अपने पद की शपथ लेंगे। मैं अजय राणा सुरक्षा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात के बिना सभी छात्रों के प्रति न्याय संगत व्यवहार करूंगा और संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। दूसरा मंत्री कौन है? तो क्या खेल मंत्री? अब खेल मंत्री अपने पद की शपथ लेंगे। मैं मयंक चौहान क्रीड़ा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात के बिना सभी छात्रों के प्रति न्याय संगत व्यवहार और संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। पर्यावरण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, इसी को पढ़ना है तूने? चल इश्तिहार को बुला पहले। मैं इश्तियाक परिवहन मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात के बिना सभी छात्रों के प्रति व्यवहार करूंगा और संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अब स्वास्थ्य मंत्री अपने पद की शपथ लेंगे। मैं आयुष मंडारी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक पालन करूंगा तथा मैं भय या पश्चात के बिना सभी छात्रों के प्रति न्याय संगत व्यवहार और संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक
निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आपको सूचित करना है कि आज सदन में विशिष्ट दीर्घा में मलावी गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्मानित अतिथि मलावी गणराज्य की नेशनल असेंबली की अध्यक्षा महामहिम सुश्री कैथरीन गोटानिहारा और वहां के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। निशिकांत दुबे, क्वेश्चन नंबर 142। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को नई शिक्षा नीति के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने वर्षों बाद जो है मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदलने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की जो समस्या है, जो 374 जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मुझे दिया है, उसके पीछे जो 2 रीजन है सर, वो 2 रीजन ये है कि राज्य का जो बोर्ड है वो अलग है और सीबीएसई बोर्ड अलग है। जो नौकरी पाते हैं बच्चे वो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के लोग होते हैं और जो राज्यों का जो बोर्ड है वो उस तरह से शिक्षा में कोप अप नहीं कर सकता है। दूसरा, पैसा खर्च करने के बाद भी मैक्सिमम जितने स्कूल राज्य सरकार चला रहे हैं, खासकर मेरे झारखंड में सर, उसमें शिक्षकों की भारी कमी है। दूसरा, रूसा से जो पैसा देते हैं, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, बिल्डिंग तो रूसा से बन जाता है लेकिन शिक्षक नहीं है और शिक्षक नहीं होने के कारण न स्कूल में पढ़ाई हो पा रही है न कॉलेज में पढ़ाई हो रही है। इन दोनों चीजों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पता है कि ये कंकरेंट लिस्ट में है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नई शिक्षा नीति है उसमें भारत सरकार कैसे इस 374 डिस्ट्रिक्ट को एजुकेशनली फॉरवर्ड बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है। शिक्षा एक कंकरेंट लिस्ट में नामांकित विषय होने के कारण भारत सरकार की दायित्व रहती है आर्थिक अनुदान देना, लेकिन उसकी क्रियान्वयन करने की दायित्व मूलतः राज्य सरकार की है। लेकिन ये सारे के बावजूद अभी जैसे परसों प्रधानमंत्री जी ने भारत में स्कूलों को और आगे बढ़े पीएम फ्री स्कूल की 6,207 स्कूल को पहला किस्त की भी आर्थिक अनुदान दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये बात हमारी जो संघीय व्यवस्था में दायित्व बंटवारे की व्यवस्था है उसमें राज्यों का ही दायित्व है, जिम्मेवारी है उसको क्रियान्वयन करने के लिए। मैं सदस्य जी की चिंता को ग्रहण करता हूं। मैं उन राज्यों के साथ फिर भी बात करूंगा। भारत सरकार की योजनाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए कैसे सटीक क्रियान्वयन हो।